होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए तो हम आज की क्लास में एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम मेरे पीछे लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसी क्लास में आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना। तो हमारे चैप्टर का नाम आज से है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। आपको मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक दिन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ती हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर होता क्या है। जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट को कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक आपस में रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं? वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उत्पाद बनाते हैं बच्चों। तो इसका मतलब मैम केमिकल रिएक्शन क्या होगी? इन जनरल कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया आप किसको कहते हो, केमिकल रिएक्शन आप किसको कहते हो, तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं यानी कि जो अभिकारक होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके वो क्या बनाते हैं? वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उत्पाद बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, अभिकारकों से उत्पाद बनने की ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप केमिकल रिएक्शन कहते हो, इसको आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। लेकिन बच्चों इस रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है कैसे पहचानेंगे मैम? कैसे पता लगेगा कि ये केमिकल रिएक्शन ही है ना? ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मैं एक बर्फ का टुकड़ा दूं, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा दिया और बर्फ का टुकड़ा जैसे ही पिघल गया तो बर्फ का टुकड़ा जो है वो पानी में बदल गया, वाटर में बदल गया। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या एक केमिकल रिएक्शन है ये? मैंने आपको बर्फ का टुकड़ा दिया और बर्फ का टुकड़ा थोड़ी बहुत देर के बाद पिघल गया और पिघलने से पानी बन गया। तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे? क्या इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन है? अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे यस मैम ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन बेटा ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? प्रोडक्ट हमेशा नया बनना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो हमेशा न्यू बनना चाहिए, नया बनना चाहिए। अब आप मुझे बताओ जो बर्फ है ये भी तो पानी से ही बनी है और बर्फ पिघल गई तब भी पानी मिला आपको। तो पानी तो है, सिर्फ स्टेट तो चेंज हुई है। बर्फ सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, पानी लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में है। तो कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बना है। ये पानी भी यहाँ था, पानी यहाँ था, तो बेटा ये कोई केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है, ये कोई केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है बेटा, है ना। अब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहला आप किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानोगे कि मैम ये केमिकल रिएक्शन है? तो आपको पहचानना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रिएक्टेंट से नया बनना चाहिए, कोई एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए बेटा, नया उत्पाद बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल आपने लिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिया, मैं एकदम आपको बेसिक से पढ़ा रही हूं, और हाइड्रोजन गैस को आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन गैस से। किससे करवाया? ऑक्सीजन गैस से करवाया। तो ये क्या है? जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं बच्चों, जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम हमेशा रिएक्टेंट बोलते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आप बताओगे रिएक्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिक्रिया करते हैं आपस में उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इन दोनों गैस को लिया, तो इन दोनों गैस को लेने से आपको क्या मिला? आपको वाटर मिला, आपको पानी मिला। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ ये वाला एग्जांपल क्या है? क्या ये केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पर? बताओ क्या ये वाला केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है? आप कहोगे मैम यस, नया प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट बेटा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को आपने गैस लिया था और आपको क्या मिला? पानी मिला। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया ना ये तो मैंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानोगे कि ये केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि क्या यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट से अलग है। अगर अलग प्रोडक्ट बना है इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल दिया, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन बर्फ को पिघाल के पानी बना रहे हो आप, है ना, तो बेटा बर्फ में भी तो पानी है, तो पानी 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 है, तो वो क्या नहीं है? वो कोई केमिकल रिएक्शन का उदाहरण नहीं है बेटा। आई समझ में? अब मैंने कहा कि आपके पास दूध है, मिल्क है, और दूध से आपने कर्ड बना दिया, दही बना दिया। अब मुझे ये बताओ दूध से दही बनना क्या केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे? क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है? तो आप कहोगे यस मैम। क्यों? क्योंकि दूध की अलग प्रॉपर्टीज हैं और दही की अलग प्रॉपर्टीज हैं। दूध से दही एक अलग प्रोडक्ट बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है बेटा, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बेटा क्या कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो सबसे बेसिक फंडा है किसी भी रिएक्शन को पहचानने का कि वो रासायनिक अभिक्रिया, वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे? उत्पाद जो है वो हमेशा नया बनना चाहिए। तो आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में या किताबों में क्या इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूं फिर आपको हिंदी में समझाती हूं। देखिए परिभाषा क्या है, वन और मोर सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ रिएक्टेंट्स, आर चेंज्ड केमिकली टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट्स। साफ साफ परिभाषा लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि भैया केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स, अभिकारक केमिकली चेंज होकर, रासायनिक तौर पे बदलकर एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनाए, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट एक से अधिक भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी एक से ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या लिखोगे आप परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणों वाला, एक नई प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। आप घर में केक बनाते हो, ठीक है, केक बनाने के लिए आप तेल काम लिया, अंडा काम लिया, दूध लिया, चीनी ली, आटा वगैरह लिया, है ना, ये सब लिया। और जैसे ही आपने इन सबको मिक्स करके हीट दी, उष्मा दी, ओवन में रखा, माइक्रोवेव में रखा, तो यहां से आपको नया प्रोडक्ट मिला। और नया प्रोडक्ट क्या है? केक है बेटा, केक नया मिला, है ना। तो देखो ना रिएक्टेंट एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट नया मिला है, तो इस केक की प्रॉपर्टीज तो अलग हो गई ना, इसके गुण तो अलग हो गए ना। तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं बेटा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नई प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट बनाते हैं।
अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला, एक नई प्रॉपर्टीज वाला उत्पाद बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मुझे आप एक चीज बता दो कि इस केक में से आप रिएक्टेंट्स अलग कर सकते हो क्या, रिमूव कर सकते हो इसमें से? मैंने कहा आपने केक बनाने के लिए तेल, अंडा, दूध, चीनी सब कुछ मिक्स किया और आपने केक बना दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इस केक में से तेल अलग करो, अंडा अलग करो, नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भाई यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन गया, केमिकल चेंज होके रासायनिक बदलाव आके नया प्रोडक्ट बन गया है। तो अब इस प्रोडक्ट्स में से आप रिएक्टेंट अलग नहीं कर पाओगे, इस उत्पाद में से वापस अभिकारक अलग नहीं कर पाओगे बेटा। बस तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या समझ में आई मेरी बात? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, परिभाषा समझ में आई केमिकल रिएक्शन क्या होती है? धीरे धीरे सारी बातें एकदम आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलें अब आगे। तो सबसे पहले परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट, अभिकारक आपस में केमिकली चेंज होकर एक नया प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं। और उस उत्पाद में, उस प्रोडक्ट में से अब आप रिएक्टेंट वापस अलग अलग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ तो केमिकल बिहेवियर चेंज हो गया प्रोडक्ट का। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी मैम। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि मैम केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो बेटा, जनरली बच्चों को लगता है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन एक ही चीज होती है। मैंने चैप्टर का नाम क्या दिया? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब केमिकल रिएक्शन की तो परिभाषा समझ में आ गई, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो लिखो आप, ठीक है। आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे बेटा इस चैप्टर के, खुद से बनाओगे तभी समझ में आएगा। अब केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं आप वो लिखो आप। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रासायनिक समीकरण। क्या मतलब होता है? रासायनिक समीकरण। अब किसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन? बच्चों, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, और फॉर्मूलाज से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दें तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या एग्जांपल दिया था? मैंने लिखा था हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में केमिकली चेंज होकर पानी बनाती है, ठीक है। अब ये तो केमिकल रिएक्शन है। अब मैं इसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का सिंबल यूज कर लूं H2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का भी सिंबल यूज कर लूं, ठीक है, और यहां पर पानी का फॉर्मूला लिख दूं H2O, तो बेटा इसको कहते हो आप केमिकल इक्वेशन, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं आप। ये है केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन? परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट, लिखिए इसकी परिभाषा लिखो। क्या? इट इज ए वे टू टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, RXN का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज, सिंबल एंड फॉर्मूलाज। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। जब रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया को प्रतीक यानी सिंबल और सूत्रों से लिखा जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो उसे रासायनिक समीकरण कह देते हो, केमिकल इक्वेशन कह देते हो बेटा, उसको समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो आपको H2O मिला। तो ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पानी का फॉर्मूला है। तो इसे आप केमिकल इक्वेशन बोलोगे, इसे आप रासायनिक समीकरण कहोगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन से, Cl2, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? Cl2। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला CaCl2। मुझे क्या मिला? CaCl2 मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला। तो बेटा कैल्शियम को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन को ऐसे करते हैं, और दोनों रिएक्टेंट के जुड़ने से एक नया उत्पाद बना है जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। तो जब मैंने किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल लगा दिया और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया तो उसे आप केमिकल इक्वेशन कहते हो बेटा, उसे आप रासायनिक समीकरण कहते हो, है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ बेटा, बैलेंस करना भी सिखाएंगे अनुराग यादव। अभी रुक जाओ बेटा, बैलेंस करना सिखाएंगे, इसको बैलेंस करेंगे ना, अभी रुक जाओ, बैलेंसिंग पे आएंगे अनुराग, बेटा रुको। मैं बेसिक आपको एग्जांपल दे रही हूं पहले कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक ओ कहां गया अनुराग? रुक जा बेटा, रुक जा, अभी सब कुछ बताएंगे आपको कहां गया। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं कराया ना, अभी बैलेंसिंग सिखाएंगे ना आपको। आई बात समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में मीनिंग समझ में आ गया आपको, ठीक है मैम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है मैम? इतने दिन से कहां थी आप? श्री राधा कृष्णा, पूरी रात पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ाया गया था, है ना? तो मेरा अगर जनरल नॉलेज चेक कर रहे हो तो बेटा बता दूं, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है, कैल्शियम 20 पे होता है, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत है। आइए जरा नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा, जब भी कोई कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो इस केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है केमिकल रिएक्शन की, और यही प्रॉपर्टीज आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको समझना है। तो देखो जरा, पहले मैं आपको सारा समझाती हूं, फिर आपको सारी चीजें लिखवाऊंगी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, पहले समझ लो, फिर एक एक चीज में लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। आओ जरा, क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण क्या क्या होते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल रिएक्शन की। अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है? दिया हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य ये गुण होने चाहिए भैया, ये गुण होते हैं केमिकल रिएक्शन के। क्या क्या होता है? सबसे पहला चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है अवस्था में बदलाव। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रॉपर्टी होता है कि अवस्था में बदलाव आता है बेटा। स्टेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होती है ना, आपने सुना होगा।
तो स्टेट हमेशा चेंज हो जाती है। अब क्या होता है देखो, एग्जांपल दिया है क्या कि जब हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन गैस से, तो इसके रिजल्ट में लिक्विड स्टेट का पानी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। कहा कि भैया जब आप हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवाते हो तो आपको H2O मिला, आपको पानी मिला। अब इस रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को भी गैसीय स्टेट में लेते हो, ऑक्सीजन को भी गैसीय, जी का मतलब होता है गैसीय, गैसीय अवस्था। जबकि बेटा ये जो पानी मिला है, पानी होता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड के लिए L लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, गैसियस। अभिकारकों की, अरे किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, वो अभिकारक होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उत्पाद होते हैं, है ना। तो सुनो जरा, ये गैसीय स्टेट है, गैस लिया हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और गैसीय स्टेट में रिएक्ट करके इन्होंने तरल अवस्था वाला, लिक्विड अवस्था वाला क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला गुणधर्म क्या है, आप बताओगे चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में बदलाव आता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने अभी एक एग्जांपल दिया था कि बर्फ का टुकड़ा पिघल के क्या बना देता है, पानी, तो आपने कहा ये तो केमिकल नहीं है, यहाँ पर भी तो स्टेट चेंज हो रही है। अरे स्टेट चेंज हो रही है लेकिन नया कुछ प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है। और आपकी मैम ने आपको समझाया अभी कि हमेशा केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज होने से नहीं होता है। तो आप देखो ना, स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन नया प्रोडक्ट बन रहा है, गैस से पानी बन गया तो नया उत्पाद बन गया। तो केमिकल रिएक्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्थाओं में बदलाव आता है। ये पहला गुण है किसका, ये पहला गुण है किसका, आप बताओगे बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। नाम याद रखनी है गुणों के, पूछा हुआ है ग्रुप डी के पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जहां पे ऑल वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, अब आओ चेंज इन कलर, रंग में बदलाव। हाँ, जब कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर में बदलाव आ सकता है, रंग में बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं फोटो के साथ, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसके अंदर आपने एक लोहे की कील डाली, ऐसे डाल दी, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कुछ नीले रंग का दिख रहा है। हाँ जी मैम। और जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक लोहे की कील डाली, कील डालने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है बेटा। तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, बताओ नया बन रहा है। हाँ मैम, यहाँ CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर आयरन सल्फेट बना। और बेटा देखो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ये कौन से कलर का हो गया, ये हरे रंग का हो गया। क्या हो गया, हरे रंग का हो गया। तो केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि भैया जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनका अलग कलर हो सकता है, प्रोडक्ट का अलग कलर हो सकता है। जी मैम बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, पता है कैसे आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप लोहे की कील डालते हो तो बेटा वो सॉल्यूशन किस कलर का हो जाता है, तो वो हरे रंग का हो जाता है। और पहले किस कलर का था, तो आप क्या बताओगे, पहले वो नीले रंग का था, पहले वो नीले रंग का था। इसका मतलब मैम नया प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बना मैम। और इस प्रोडक्ट का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ मैम। इसका मतलब मैम जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। यही आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ये देखो चेंज इन कलर, रंग में बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की, क्या होगी, नीला रंग है। तो ब्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला ही तो बोलते हैं, पागल कहीं का, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हिंदी में लिखा जाता है बेटा क्या, कि गैसों का निर्माण हो सकता है, गैस का निर्माण हो सकता है। हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की ये भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस बन सकती है, गैस का निर्माण हो सकता है वहां पे। अब कैसे, एग्जांपल दिया कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हो, ठीक है, ये पानी है, एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर आपने पानी डाला, ठीक है, हाँ जी मैम। अब इसके अंदर आप सोडियम धातु का एक टुकड़ा डाल दो, ये Na, यानी नाइट्रियम सोडियम का सिंबल होता है, Na डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद क्या आते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा इस जगह से यहाँ पर छोटे छोटे बबल, बबल का मतलब होता है बुलबुला, बुलबुला किसका, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर ऐसे बबल निकलना शुरू हो जाते हैं बेटा, ऐसे। और ये बुलबुले किसके हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं, H2 गैस के बुलबुले हैं। तो आप ये देखो ना, आपने पानी में सोडियम डाला और यहाँ गैस मिल रही है, और जब ये बुलबुले फटते हैं तो पॉप 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 की साउंड आती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हो तो वो कौन सी गैस के बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन गैस के, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पॉप साउंड, पॉप 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 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। और क्या इससे ज्यादा क्या हिंदी होगी, लिख तो दिया, गैस का निर्माण हो जाता है। अब इसका हिंदी तो बता तो रही हूँ कि जब आपने पानी में सोडियम डाला तो बेटा थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो होगी, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, और ये बुलबुले कौन सी गैस के, हाइड्रोजन गैस के। इसका मतलब मैम किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का निर्माण हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा गुण क्या हो गया, पहला क्या था, कलर में बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा, स्टेट में अवस्था बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तीसरा मतलब स्टेट चेंज हो सकती है, बदलाव आ सकता है। तीसरा, कोई गैस बन सकती है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है। चौथा देखो, चेंज इन टेंपरेचर, तापमान में बदलाव आ सकता है। चेंज इन टेंपरेचर का मतलब है तापमान में बदलाव आ सकता है। कैसे मैम, आओ एग्जांपल देते हैं आपको। क्या कहा है, क्या कि आप क्या करते हो, क्विक लाइन के अंदर पानी डालते हो तो थोड़ी देर के बाद जिस जगह जो आपने वहां पर बीकर यूज किया था वो गर्म हो जाता है। अच्छा, इसी चीज को मैं आपको समझाती हूँ। क्विक लाइम क्या होता है, इसको मैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में समझा रही हूं। देखो, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विक लाइम इंग्लिश में, क्विक लाइम। और पता है हिंदी में क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना लाइम का मतलब चूना, बिना बुझा हुआ चूना है बेटा, ये चूना भी बुझा नहीं है, ठीक है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को इसके अंदर आपने पानी डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। तो पता है आपको यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है CaOH ट्वाइस, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम, हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये बुझ गया है बेटा, पानी में डालती क्या हो गया, बुझा हुआ चूना बन गया। और पता है ये बुझा हुआ चूना बनता है ना, इसके साथ यहाँ पर थोड़ी हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन आप जिस भी पात्र में करवा रहे हो वो वेसल, वो बीकर गर्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो यही लिखा है चेंज इन टेंपरेचर, तापमान में बदलाव आ सकता है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन से हीट निकल सकती है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल, जब आपने बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, इस क्विक लाइम को आप पानी में डाल देते हो तो बेटा यहां से बनता है बुझा हुआ चूना, जिसको स्लैग लाइम बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो आप। ये सब वापस आएगा रिपीट होके, ठीक है। और जिस भी वेसल में, वेसल का मतलब है जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस बीकर में, जिस ट्यूब में आपने करवाया है, वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है बेटा, उसमें हीट आ जाती है। इसका मतलब मैम टेंपरेचर में बदलाव आ गया। हाँ भैया, तापमान में बदलाव आ गया इस केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हीट निकली और उस हीट से गर्म हो गया वो इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप करवा रहे थे रिएक्शन, जिस पात्र में करवा रहे थे, जिस बीकर में करवा रहे थे, वो गर्म हो गया बेटा। तो इसका मतलब मैम केमिकल रिएक्शन का अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, अगला गुणधर्म क्या हो सकता है, टेंपरेचर में बदलाव आ सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है। हाँ जी मैम। अगला सुनो, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण का निर्माण, अवक्षेपण का निर्माण होना। अब मैम ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, आइए आपको बताते हैं ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास एक लिक्विड था, किसका था वो भूल जाओ, ये लिक्विड है, हाँ मैम, एक तरल है, इस तरल के अंदर आपने दूसरा लिक्विड मिलाया, एक मिनट, हाँ जी, तो आपने इसके अंदर दूसरा लिक्विड मिलाया, देखो एक लिक्विड यहां से दूसरा लिक्विड मिलाया, लेकिन बेटा थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि ये दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से घुले नहीं है, और जो नहीं घुला है वो इस नली में नीचे जाके ऐसे जम जाता है, ऐसे नीचे जाके जम जाता है, और ये जो जमा है ना बेटा, इसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, इसी को अवक्षेपण कहा जाता है। अवक्षेपण क्या होता है, याद रखना, जो घुलता नहीं है, जो इनसॉल्युबल होता है, जो अघुलनशील होता है, जो घुलता नहीं है, वो पेंदे में जाके जम जाता है ना, इसको बोलते हैं हम इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, तो जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स करा तो कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो, वो इनसॉल्युबल रह जाए, वो अघुलनशील रह जाए, और वो उस नली में नीचे जाकर उसके पेंदे में जम जाए। तो ये जो जमी हुई चीज है ना नीचे, इसको अवक्षेपण कहते हैं, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो बेटा किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन सकता है, जी हाँ बन सकता है, जी हाँ बन सकता है। जैसे एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, तो बेटा सोडियम नाइट्रेट का तो सॉल्यूशन बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड का यहां पर प्रेसिपिटेशन रह जाता है। पता है ये ग्रुप डी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, क्या क्वेश्चन था सुनो, पूछा कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, दोनों को सॉल्यूशन के रूप में लेते हो, लिक्विड के रूप में लेते हो, इनकी अभिक्रिया करवाते हो, तो पेंदे में जाकर क्या जमता है, अवक्षेपण किसका बनता है, तो याद रखना सिल्वर क्लोराइड का तो अवक्षेपण बनता है, जबकि सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट का बनता है, सोडियम नाइट्रेट का बनता है। और ये अवक्षेपण बनना भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या हो सकती है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसी भी केमिकल रिएक्शन की है बेटा। अब आप कहोगे मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो आइए मैं सारी आपको एक साथ लिखवा दूं, और ये प्रीवियस ईयर के 2019 वाला जो एग्जाम था ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां पर ऑल वाला आंसर सही था, मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है बेटा, लिख लेना। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिखूं, एक नंबर पे लिख दो बेटा इन चीजों को, समझा मैंने पहले दिया आपको एग्जांपल दिखा के। सबसे पहला लिखो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, इन कलर, रंग में बदलाव आ सकता है, हिंदी में लिख दो रंग में बदलाव, जी बिल्कुल आ सकता है रंग में बदलाव, पहला कैरेक्टर। दूसरा लिखो चेंज इन स्टेट, मैं इसे पूरा लिख लूं, आप पूरा लिखना, ठीक है, चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा नया बनेगा बेटा, अवस्था में बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। नेक्स्ट लिखो चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव आ सकता है, हीट बन सकती है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिख लेना। तापमान में बदलाव आ सकता है, तापमान में बदलाव आएगा, आ सकता है बेटा, ठीक है, आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। अगला लिखो फॉर्मेशन ऑफ गैस, 4 नंबर पे लिखो, इवोल्यूशन या फॉर्मेशन एक ही बात है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैसों का निर्माण हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और जो एग्जांपल मैंने दिए वो सारे नोट डाउन कर लेना, गैस का निर्माण होना, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा। और पांचवा आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हिंदी में लिखो अवक्षेपण का निर्माण, क्या लिखोगे, अवक्षेपण का निर्माण। तो ये मैम ने आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के, और विद एग्जांपल बता दिया आपको मैंने, ठीक है। आगे बात समझ में, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, आगे बात समझ में, जी मैम। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टीज फॉलो करती है केमिकल रिएक्शंस, है ना। अब चलो अगले पॉइंट पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप, दो चार चीजें बताती हूं आपको मैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा सुनो, मैंने कहा ग्रुप डी के एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आया था तो ये सारे ऑप्शन थे, तो आपको कौन सा आंसर करके आना था, ऑल वाला, कि सभी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हो सकती है, ऑल वाला ऑप्शन सही करके आना था, ठीक है। हाँ जी मैम। अब आओ मैं आपको दो तीन चीजें और बता दूं केमिकल रिएक्शन के बारे में। बेटा केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको एस लिखा हुआ मिला है ऐसे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट, क्या मतलब होता है, ठोस अवस्था वाला है ये। अगर एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस, वो पदार्थ की स्टेट कौन सी है, तरल अवस्था है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस के आगे एस लिखा है ब्रैकेट में तो वो सॉलिड स्टेट वाला है, ठोस अवस्था वाला, एल लिखा है तो वो लिक्विड वाला है, तरल वाला है, जी लिखा है तो उसका मतलब है गैसीय स्टेट में है, वो गैसीय स्टेट में है, वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है। हाँ जी मैम। और ए क्यू लिखा है ऐसे, तो ए क्यू का मतलब क्या है वो आप मुझे बताओ, ए क्यू का मतलब क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के आगे ए क्यू लिखा है तो उसका मतलब क्या है आप मुझे बताइए। यहां पर ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस को हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। अब आप लोगों में से कुछ महानुभाव कहेंगे मैम पानी, जल, जल तो लिक्विड स्टेट में होता है तो एल लिखो, अरे नहीं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है आपने किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला के काम में लिया है, ठीक है।
आपने क्या किया है, आपने किसी भी सॉल्यूशन को, कोई भी आपने सब्सटेंस लिया है, कोई पदार्थ लिया है, उसको आपने पानी में डाला है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, वाटर, वाटरी सॉल्यूशन लिया है उसका। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा HCl के आगे AQ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने HCl एक एसिड होता है, अम्ल होता है, लेकिन इस HCl को किसमें मिला के लिया है? पानी में मिला के लिया है। तो इसे बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन बोलेंगे इसको। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर AQ लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। आपने जो पदार्थ यूज किया है उसको पानी में मिला के उसको जलीय विलयन के रूप में काम में लिया है, एक्वा सॉल्यूशन के रूप में काम में लिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब बेटा किसी भी, क्या ये तो हो गई स्टेट की बात, कैसा लिया आपने पदार्थ। अब मैं आपको एक बहुत थका हुआ क्वेश्चन बताती हूँ जो ग्रुप डी में पूछा। हम केमिकल रिएक्शन में ऐसे एरो लगाते हैं, हाँ बेटा एरो लगाते हैं, ऐसा तीर चलाते हैं, चलाते हैं तीर। तो ये एरो की टेल होती है बेटा, ये पूंछ होती है, और पूंछ वाली साइड हमेशा क्या इधर रहते हैं, जहां पूंछ होती है वहां पर केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट होते हैं बेटा। रिएक्टेंट होते हैं इस एरो की पूंछ वाली डायरेक्शन में, रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं। और ये जो तीर होता है ना, तीर, इसको बोलते हैं इसका हेड वाला पार्ट, सिर वाला भाग। और जो सिर वाला भाग होता है ना, वहां पे हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, उत्पाद होते हैं बच्चों। तो पता है ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो तीर होता है, उस तीर की पूंछ वाली साइड में क्या होता है और सिर वाली साइड में क्या होता है। तो पूंछ वाली साइड में हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और इसके सिर वाले भाग में जो नया प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेटा। ठीक है ना, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ये भी आपको किसी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इतनी बात समझ में आ गई। अगला अगला मैं आपको बताती हूँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वैसे आप सब लोगों ने स्कूल में सीखी होगी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को आप बैलेंस कैसे करते हो। हिंदी में लिखना, समीकरण को संतुलित करना या संतुलन करना उसका, ठीक है, को संतुलित करना। बैलेंसिंग कैसे करते हैं और बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, और बैलेंसिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चों आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, एंटोनी लेवोइजियर ने क्या दिया था, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ दिया था, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत दिया था। और क्या कहा था एंटोनी लेवोइजियर ने, क्या कहा था, क्या दिया था बेटा, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन दिया था ना। हाँ जी मैम, अरे पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में। क्या होता है बेटा द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, जल्दी बताओ। मैं ये बता रही हूं आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किस सिद्धांत के अनुसार जरूरी है। ठीक है, तो लिखिए द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहा था इन्होंने, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं, आपको समझ में आना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा था कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट, और हिंदी में लिखोगे अभिकारकों का द्रव्यमान। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्टेंट तो एक से अधिक हो सकते हैं, तो मैंने रिएक्टेंट्स लिखा है, ठीक है। अभिकारकों का द्रव्यमान लिखा है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एस लगाना, उत्पाद भी तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी मैम, मास ऑफ प्रोडक्ट्स किसके बराबर होना चाहिए, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर मास किसका लेते हो, अरे हम केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से। तो ये मास हम किसका लेते हैं, उनके एटम का लेते हैं, उनके परमाणु का लेते हैं। तो क्या कहता है द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं के द्रव्यमान है, किसके, अभिकारकों का द्रव्यमान, वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास, यानी कि प्रोडक्ट का मास का मतलब हो गया उसके एटम के मास के बराबर होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड रहती है ना। ये बात किसने कही थी, एंटोनी लेवोइजियर ने कही थी। सेम चीज मैं आपको यहां पर समझाती हूं, आओ इस फोटो से। द मास ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए थे पहले और बाद में, उनके एटम्स का जो हमेशा और हमेशा द्रव्यमान होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक तराजू है ये, इस तराजू में इधर रिएक्टेंट्स हैं, इधर प्रोडक्ट्स हैं, तो बेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम है इसके अंदर आपने काम में लिए हैं, उनका मास हमेशा बराबर होना चाहिए, है ना। ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पे। तो रिएक्टेंट के अंदर जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, उनका मास, उनका द्रव्यमान हमेशा प्रोडक्ट्स के अंदर जो एटम्स हैं, परमाणु के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको बैलेंसिंग आती है? हाँ चलो मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ, मुझे ये बताओ, आप बताना, ठीक है, मैं क्यों लिख रही हूँ, आप मुझे बताना कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। H2 की रिएक्शन O2 से करवाई, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवाई तो H2O बना। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, एटम्स काउंट करो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो बेटा इनके एटम काउंट करो, पहले यहां हाइड्रोजन के एटम काउंट करो, हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, ऑक्सीजन के भी एटम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नो मैम, तो इट इज ए अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है बेटा, ये असंतुलित अभिक्रिया है बेटा, संतुलन नहीं बना हुआ यहां पर, असंतुलित, हिंदी में लिखना बड़ा टफ है मेरे लिए, असंतुलित, एक मिनट, असंतुलित अभिक्रिया है बेटा, संतुलन नहीं बना इसका, है ना। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इधर हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उतने ही राइट हैंड साइड में आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, करने पड़ेंगे। तो अब कैसे बैलेंस करूं मैं इसको, आओ कैसे बैलेंस करूं। देखो बेटा यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो अगर मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन ले लूं, अब इस 2 को 2 से गुणा करूं, तो यहां पर आप बताओ मुझे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी हाइड्रोजन की संख्या, हाँ जी मैम। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है अभी भी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है,
तो मैं इस पूरे के आगे अगर 2 लगा दूं तो अब मुझे बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 गुणा 2 तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन 1 है, 1 को 2 से गुणा करोगे तो ऑक्सीजन कितने आ गए? 2। तो मुझे बताओ अब कि यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। तो मुझे ये बताओ अब क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हुई? जी मैम बैलेंस्ड हुई। अभी एक बच्चा मुझसे कह रहा था ना कि मैम ये एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड होगी? जी मैम। नंबर ऑफ एटम्स जितने इधर थे उतने इधर है क्या? हाँ जी मैम है। तो आपने ये रिएक्शन बैलेंस कर लिया बेटा। अब सुनो, जब आप इसके आगे 2 लगा रहे हो ना, पूरे के आगे 2, ये देखो इसके पूरे इस फार्मूले के आगे 2 लगा रहे हो, तो इस फार्मूले में 2 एटम है। किस-किसके एटम है? एक हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। तो इन दोनों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये मत सोचना बस 2 को गुणा 2 हाइड्रोजन से करेंगे। अरे भैया ऑक्सीजन भी तो इसके साथ है ना, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को भी 2 से। तो हाइड्रोजन के कितने? 2, 2 से 2 गुणा करोगे 4, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 को 2 से गुणा करोगे 2। हाँ जी मैम, ठीक है। आ जाओ, चलो। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं, आइए जरा, ठीक है? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अब मुझे आप इस दूसरे को आप करके बताओगे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी बेटा दूसरा एग्जांपल। मैं दूसरा एग्जांपल लिख रही हूं आपके सामने। Fe सिंबल होता है आयरन का, लोहे का। आपने इसकी अभिक्रिया H2O से करवाई तो यहां पर बना Fe3O4 और मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लिया आरबी जेई का शायद, और बनाया H2। अब मुझे बताओ इसको बैलेंस कैसे करोगे आप? मुझे बैलेंस करके बताओ आप जल्दी से। पहली बात तो ये बैलेंस है ही नहीं, दिख रहा है मैम साफ साफ। क्यों नहीं है? तो आप देखो यहां पर आयरन के कितना एटम है? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। अभी यही है ना? हाँ मैम। यहां पर आयरन कितने हैं? 3 मैम। ऑक्सीजन कितने हैं मैम? 4 मैम। हाइड्रोजन कितने हैं मैम? 2 मैम। तो क्या डिफरेंस है? हाँ मैम। तो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अब आप इसको बैलेंस करो बेटा। कैसे बैलेंस करोगे? जल्दी बताओ कैसे बैलेंस करोगे? ध्यान से देखो, आइए सबसे पहले हम आयरन से शुरू करते हैं। आयरन 3 है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको 3 करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूं। हाँ मैम 3 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पर भी 3 आयरन, यहाँ पर भी 3 आयरन। हाँ जी मैम। अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, है ना, और यहाँ पर H2 2 है और यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन आपको इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इस पूरे को 4 से गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं, तो कितने ऑक्सीजन आ गए? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी कितने? 4 ऑक्सीजन। लेकिन मैम इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन के आगे भी तो 4 लग गया, तो 4 × 8 कितने हो गए? हाइड्रोजन 4 × 2 तो कितने हो गए? 8। और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी तो 8 करने पड़ेंगे ना। तो बेटा इसको कितने से गुणा कर दो कि 8 हो जाए? तो 4 से गुणा कर दो तो लो बैलेंस हो गई। बैलेंस होगी। देखते हैं बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। चलो मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं, आओ चेक करते हैं। चलिए बैलेंस हुई है क्या? देखो अब बैलेंस करने के बाद आयरन कितने हैं? 3 है मैम, और हाइड्रोजन कितने हैं मैम? तो 2 × 4 8 है मैम। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए मैम। हाँ जी मैम। अब यहाँ चेक करो, आयरन कितने हैं? 3 है कि नहीं है? हाँ जी मैम। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 × 2 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो बेटा मिलाओ, इन दोनों को मिल गया। हाँ जी मैम। तो बैलेंस होगी। हाँ जी मैम हो गई मैम। आयरन में 3 का मल्टीप्लाई, हाँ सही बोला प्रवीण। अब देखो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने कैसे पूछा, आइए। एग्जामिनर ने कैसे पूछा ये लो, ये देख रहे हैं, इसी साल 2024 में, सॉरी 2024 में, साल 2024 में लास्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो ना? सेम क्वेश्चन देखो क्या कहा, 3FeXH2O, Fe3O4 बना और 4H2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कह रहा है यहाँ पर x कितना जोड़ूं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो कितना जोड़ोगे आप बताओ? बेटा देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? H2 कितने हैं बेटा आप बताओ मुझे जरा, कितने हैं? H2 यहाँ पर 4 × 2 8 है ना, 8 है। तो बेटा यहाँ पर भी तो आपको 4 लगाना पड़ेगा ना, तो 4 × 2 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया बेटा, बी इज द राइट आंसर। और देख लो साफ साफ आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में पूछा था, 2024 के एग्जाम में पूछा था बेटा सेम क्वेश्चन, है ना? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेलवे अक्सर पूछता है। चलो एक आधा क्वेश्चन और भी है क्या, तो वो भी कर ले। हाँ नहीं ये तो अभी हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है? तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको आज की क्लास में, आप फटाक से रिवाइज करें अपन। मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किसको बोलते हो केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी मैम। उसके बाद मैंने सारी लिखवाई, सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और मैंने कहा किसी भी केमिकल इक्वेशन में S लिखा है तो उसका मतलब क्या, L लिखा है तो क्या, G लिखा है तो क्या, और AQ लिखा है तो क्या, और ये जो तीर चलता है उसका मतलब क्या है, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि क्यों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो बेटा कौन से सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है ना? और ये बैलेंस करना सिखा दिया मैंने अब आपको। अब ये मत बोलना कभी भी कि मैम हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाते हैं, पढ़ना ही नहीं है। बेसिक लो यही है बेटा। अब कितनी बड़ी केमिकल रिएक्शन हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर देखो कितने एटम है, इधर देखो कितने एटम है, उनका नंबर लिखो आगे और बेटा बैलेंस कर दो, जितने कम है उतना आगे लगा के बैलेंस कर दो, खत्म खत्म। तो ये हो गई आज की क्लास। अब मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि इस मतलब केमिकल रिएक्शंस होते कितने टाइप के हैं। ये तो बेसिक बेसिक समझाया मैंने। अब एग्जाम में आपने 4 एग्जांपल देता है ABCD और बोलता है इनमें से बताओ कौन सा इस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, कौन सा इस रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी आपको केमिकल रिएक्शंस होते कितने टाइप के हैं, ठीक है बेटा? ये देखो होती कितने टाइप की है। पहला है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है निर्माण होना, कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, संयोजन जुड़ना। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, विघटन टूटना। तीसरा सिंगल रिप्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है कंबस्टन, जलना दहन, और छठा होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये लो बच्चों, ये 6 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है? अब आज की क्लास में कोई डाउट है आपका? मैंने दो एक क्वेश्चन बताया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? दो बताए आज की क्लास में, ठीक है बच्चों? समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केमिकल रिएक्शन पढ़ना टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है? मैम उस दिन 16 मिनट का ही क्लास है, किस दिन बेटा संजना, किस दिन? साक्षी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है और मुझे मेरी आवाज बहुत गंदी लगती है, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मेरी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो पढ़ा पढ़ा के गला फट गया है ना, ठीक है बच्चों? हाँ
मैं इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको देखो रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एक पेपर होता है आपका जेईई का एग्जाम, उसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा इस चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से। तो ये आपको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। सीजीएल वीजीएल में इतना लेवल नहीं पूछा जाता है ना? ठीक है, मैम सिंगर बन जाओ। अच्छा, इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ, कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो ना, कोई भी डाउट होगा मैं आपको डाउट क्लास लगा दूंगी।